हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आप लोगों को कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे ये बिहार बोर्ड से संबंधित है और परीक्षा में एकदम आने वाले ही ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जो है इसका थ्योरी देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये हो गया x, x डैश और ये हो गया y, y डैश। जो भी थ्योरी बताते हैं उसी के अंतर्गत से ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछता है। तो आप लोग जो थ्योरी बताया जाता है उसको ध्यान से समझिएगा। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश। इसको x अक्ष कह सकते हैं, x निर्देशांक भी कह सकते हैं। जब x निर्देशांक कहेंगे तो इसको भुज भी कह सकते हैं और इस रेखा का जो नाम है क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा। इस पूरे अक्ष को x अक्ष, x निर्देशांक या भुज या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। उसी तरह से इस रेखा को y अक्ष, y निर्देशांक या कोटि या ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं। इस रेखा को y अक्ष, y निर्देशांक, कोटि, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। उसी तरह से x अक्ष को, ये वाला रेखा जो बना गया है क्षैतिज रेखा को x अक्ष, x निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जीरो होता है, एकदम बीचों बीच यहाँ पे जीरो रहेगा। इधर वैल्यू प्लस में रहता है 1 2 3 4 5। अगर ग्राफ के कॉपी पर बनाएंगे तो ये जो रेखाएं जो 1 2 3 ये मान लिख रहे हैं उसमें एक मोटे से यानी कि गाढ़े रेखा बनाया गया होगा मोटा सा, उसी पे इस मान को बैठाया जाता है। और इधर जो मान होता है यानी कि जीरो से बाईं ओर जो मान होता है वो माइनस में होता है और इस जीरो से इधर दाईं ओर जो मान होता है वो प्लस में होता है। इसको क्या कहते हैं आगे बताएंगे। तो पहले नंबर यहाँ पर मान बैठा लेते हैं, इधर माइनस में हो जाएगा, उसी तरह से इधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5, माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से कुछ हो जाएगा। इसके आगे भी बहुत सारा हो सकता है। ध्यान रखना है कि जीरो के इधर यानी कि जिधर डैश नहीं है उधर प्लस में रहेगा और जिधर डैश रहेगा उधर माइनस हो जाएगा। तो x जिधर है उधर प्लस में है और x डैश रहता है उधर माइनस में। ऊपर जिधर y है उधर प्लस में है, नीचे माइनस में। ये प्लस वाला भाग हो गया x अक्ष का और ये माइनस वाला भाग। उसी तरह से y अक्ष का ये प्लस वाला भाग है और ये माइनस वाला भाग है। इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये जो दोनों रेखा से बन गया है ये वाला, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद इसको कहा जाता है, प्रथम पाद। इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। उसी तरह से इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। उसी तरह से इसको तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद कहेंगे और इसी तरह से इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको ऐसे भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग चिन्ह देखेंगे कि आखिर इसमें चिन्ह क्या होगा, यानी कि प्रथम पाद है उसका चिन्ह क्या होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी निर्देशांक लिखा जाता है वो x, y के रूप में लिखा जाता है। जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x, y के रूप में। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि आखिर इसका चिन्ह जब लिखेंगे तो पहले नंबर x का ही मान लिखना है, उसके बाद में y का ही मान। तो देखेंगे ये वाला जो चतुर्थांश है दो गो रेखा से घिरा हुआ है, इससे
और इस यानी कि एक्स अक्ष के प्लस वाले भाग से और वाई अक्ष के प्लस वाले भाग से। तो पहले नंबर एक्स का मान लिखना है, तो एक्स वाला क्या में है प्लस में, यानी कि प्लस, और वाई वाला क्या में है प्लस में, तो प्लस कोमा प्लस, यानी कि प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस कोमा प्लस होता है। उसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह देखेंगे कि क्या है। ध्यान रखना है कि हमेशा पहले एक्स वाला लिखना है, तो एक्स वाला इसमें क्या है प्लस में है, सॉरी माइनस में है, तो इसको पहले लिख लेंगे माइनस, कोमा वाई वाला क्या में है प्लस में है, तो वाई वाला को लिख लेंगे प्लस में। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह है वो माइनस कोमा प्लस होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है इन चारों में से कोई ना कोई, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब तृतीय चतुर्थांश में चलेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चतुर्थांश में। तो तीसरे में हमें सबसे पहले एक्स का ही मान लिखना है। तो तीसरा चतुर्थांश इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है और इन दोनों रेखाओं में एक्स का पहले मान लिखेंगे, तो एक्स का मान क्या है माइनस में है, कॉमा देंगे, वाई का मान क्या है तो माइनस में, ये भी है तो इसको कर लेंगे माइनस में, यानी कि माइनस कोमा माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह हो गया। उसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश का देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले एक्स का मान लिखना है। तो चतुर्थ चतुर्थांश इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है और इनमें एक्स का जो मान है वो पहले प्लस में है और वाई का मान क्या है माइनस में है। ये हो गया प्लस कोमा माइनस। तो पूछ देगा परीक्षा में कि चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन में ये दे दिया, ये दे दिया, साथ में ये वाला भी दे दिया और ये दे दिया, तो उसमें हमें क्या करना है कि इस पर टिक कर देना है। इससे जरूर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, या इससे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है 3 कोमा माइनस 5 मान लीजिए दे दिया, 3 कोमा माइनस 5 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो बताना है। ये 3 कोमा माइनस 5 है, तो 3 के पहले चिन्ह देख लेंगे, तो 3 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, अब 5 के पहले माइनस दे दिया है, तो प्लस कोमा माइनस देख लेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, तो प्लस कोमा माइनस किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। तो ये आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके पहले वाले चिन्ह को देख लेना है और उसी चिन्ह के आधार पर उसका नाम हमें पता कर लेना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे दिया -2 कोमा 1 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, -2 कोमा 1। तो पहले नंबर इसका चिन्ह देखना है, तो 2 है, 2 के पहले क्या है माइनस, माइनस माइनस हो गया, 2 के पहले माइनस है, तो फिर कोमा 1 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस छिपा हुआ है, तो 1 के पहले हो गया प्लस, यानी कि माइनस कोमा प्लस। माइनस कोमा प्लस देखेंगे आखिर क्या नाम है, तो माइनस कोमा प्लस बबुआ ये हमारा दूसरा चतुर्थांश में आ गया। ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। जब पाद का है तो यहाँ पर पाद लिख लेते हैं, यानी कि द्वितीय पाद। इसमें एक प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है 3 कोमा 0 किस चतुर्थांश में है। इसके लिए ऑप्शन दे दिया प्रथम, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, दूसरे में दे दिया द्वितीय, तीसरे में दे दिया एक्स अक्ष और चौथे में दे दिया वाई अक्ष। ऐसे कभी प्रश्न आ गया कि 3 कोमा 0 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, या एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो हो गया 3 ये प्लस में हो गया और 0 प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि 0 के पहले प्लस भी लिखेंगे या माइनस भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब ऐसे सवालों में केवल यही वाला देख लेना है, तो ये एक्स का मान है, ये किसका मान है एक्स का मान है, 0 वाला का नहीं देखेंगे अगर 0 दे देता है तो, क्योंकि उससे नहीं हम चतुर्थांश का पता लगा सकते हैं। तो अब देखेंगे ये 3 आ गया, 3 के पहले प्लस है तो देख लेंगे किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश किसी पे भी नहीं जाएगा बल्कि ये अक्ष पे चला जाएगा, यानी कि इस एक्स अक्ष पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान है।
क्योंकि ये 3 है तो 3 क्या है, पहले का x का मान होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखवा है पहला x का दूसरा y का होता है। तो x का मान 3, तो देख लेंगे यहाँ पर 3 है, ये किस अक्ष पर है, तो ये हमारा अक्ष पर x अक्ष पर हो गया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा x अक्ष। यही अगर प्रश्न ऐसे देता है 0,-5 मान लीजिए ऐसे दे दिया, और ये पूछ दिया कि किस अक्ष में है, किस अक्ष या किस चतुर्थांश में है, तो इसको देखेंगे जब भी 0 आ जाएगा, ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी एक मान 0 आएगा तो ये किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, बल्कि ये अक्ष पर रहेगा, या तो x अक्ष पर रहेगा या तो y अक्ष पर रहेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जब 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो गया तो इसको छोड़ देना है। अब y का मान देखना है, y किस में है, माइनस में, यानी कि माइनस में y इसमें जब बढ़ाएंगे -4 -5 आ गया यहाँ पे, और तो किस अक्ष पे है, y अक्ष पे, तो इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष। ऐसे भी दे सकता है कि y अक्ष का धनात्मक भाग पे, y अक्ष के ऋणात्मक भाग पे। तो y अक्ष के अगर ऐसे देता है कि धनात्मक ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक भाग पर टिक कर लेंगे क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है। लेकिन अगर अक्ष पूछेगा तो किस अक्ष पे है, तो ये हमारा y अक्ष पे है। ऐसे सवाल आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, जब 0 रहेगा तो वो किसी अक्ष पर होगा, यानी कि x अक्ष पे होगा या y अक्ष पे होगा, वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। x अक्ष के बारे में जानते हैं। x अक्ष क्या है, x अक्ष क्या है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा x अक्ष के, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x अक्ष कहलाता है या भुज कहलाता है। फिर से समझिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। तो जैसे अब कहने का मतलब क्या है, जैसे कहा गया है कि किसी बिंदु की, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है, इसका नाम रख लिए P। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर x निर्देशांक होगा क्या, इस आकृति में यहाँ पर दे दिया है, पूछा कि x निर्देशांक क्या है या भुज क्या है। तब क्या करना है कि परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y से जितना दूरी पर है, तो y से दूरी कितना है, 1 2 3 गो दूरी है, y अक्ष हो गया, इससे दूर ये गो दूरी, 2 गो दूरी, और ये तीसरा दूरी, यानी कि हमारा x निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा p का भुज या x निर्देशांक हो जाएगा हमारा 3। इस p का निर्देशांक जो होगा वो भी x निर्देशांक वो 3 होगा। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखवा दिए हैं। अब समझिए y निर्देशांक या कोटि के बारे में। y निर्देशांक या कोटि, y निर्देशांक या कोटि के बारे में समझेंगे। तो पहला नंबर देख लेते हैं कि जो x निर्देशांक का परिभाषा है वो क्या है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। वैसे जस्ट उसके उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। y निर्देशांक जब कहेंगे तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। इसमें होता है y अक्ष से दूरी, इसमें हो जाएगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, और x निर्देशांक में किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। x अक्ष पूछेगा तो y से दूरी, y अक्ष पूछेगा तो x से दूरी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे देखेंगे कि ये बिंदु हमारा P जो आया है, ये बिंदु P आया है, इसमें अगर पूछ दिया गया कि कोटि क्या होगा, कोटि या y निर्देशांक क्या होगा, तो पहले परिभाषा के अनुसार बता रहे हैं, उसके बाद में एकदम सिंपल सा तरीका बताएंगे। तो परिभाषा के अनुसार P का जब कोटि निकालेंगे तो कहा गया है कि x अक्ष से जितना दूरी पर होगा उसे कहेंगे कोटि। तो x अक्ष से दूरी देखेंगे, हाँ x अक्ष हो गया, इससे दूर कितना है, हाँ ये गो रेखा, ये गो दूर, 2 गो दूर, यानी कि 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर जितना भी दिया हो
उतना उसकी दूरी है। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ से ये हमारा है x से दूरी, तो x से एगो है, एगो दूरी हो गया, दूसरा दूरी, और दूसरे दूरी के सोजा पर ये है, ये हो गया हमारा कोटि का मान। अब यहाँ पर सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आप लोगों को कि भुज और कोटि ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। अब इसके कंफ्यूज में नहीं पढ़ना है, ये परिभाषा के अनुसार बताए थे। सिंपल से जानना है कि x वाला के भुज कहते हैं और y वाला के कोटि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दे दिया गया 5,-3 में भुज क्या है, भुज क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भुज x वाला के भुज कहा जाता है, तो भुज कितना हो गया 5, आंसर हो गया ये। अगर यहीं पर हमारा दे दिया गया होता कोटि क्या है, तो कोटि किसको कहेंगे y वाले को, अब y वाला कितना है -3। तो सिंपल सा तरीका जानना है कि x वाला के भुज और y वाले को कोटि। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 1.5, 1/2 में भुज तथा कोटि क्या है, भुज तथा कोटि क्या है। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो भुज जो होगा वो -1.5 हो जाएगा, क्योंकि x वाले को भुज कहते हैं। भुज कहने का मतलब x निर्देशांक भी कह सकते हैं, तो भुज कहने का मतलब x निर्देशांक भी होता है, तो x निर्देशांक भी देगा तो वही हो जाएगा। और उसी तरह से जब कोटि पूछेगा तो कोटि कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x वाला के भुज और y वाला के कोटि, जो कि यहाँ पर लिख चुके हैं कि x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को कोटि। तो इतना तो क्लियर हो गया। चलिए एक और परिभाषा देखते हैं इस मूल बिंदु के बारे में। यहाँ पर जो ये बिंदु खींचे गए थे उसको कहते हैं मूल बिंदु। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को, जहाँ कट रहा है उसको कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो एक बात याद रखना है, हमेशा मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। इस बात को हमेशा याद रख लेना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। मूल बिंदु किसे कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे काट देगा, जहाँ पे कटेगा वही हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। इधर से आके कट गया, दोनों हो जगह मूल बिंदु हो गया। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा उसमें आ जाएगा एक, यहाँ पे ये द्वितीय चतुर्थांश है और इसमें हमारा माइनस कोमा प्लस था, और ये तृतीय चतुर्थांश है, इसमें था हमारा माइनस कोमा माइनस और ये x डैश है। तो चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या हो जाएगा हमारा पहला नंबर में कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का होता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x, 0 पर होता है, यानी कि x, 0 के जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई x अक्ष यानी कि 3 पर है, तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x अक्ष कहने का मतलब है ये ना x अक्ष है, इस पे यहाँ कोई बिंदु है तो x का तो मान 1, 2, 3 हो गया, लेकिन y के मान कहाँ है, y के मान 0 है। अगर तनिको ऊपर जाते तो y के मान इस सोझा पे आ जाते तो 1 हो जाता है, हेजगी जाते तो 2 हो जाता, ऊपर जाते तो 3 हो जाता, और उस पे जाते तो 4 होता, नीचे आते तो माइनस में होता। लेकिन ये रेखा पर है तो 0 के ना सोझा पर है, तो y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और x का मान होगा 3। तो ध्यान रखना है कि ये x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का होता है। उसी तरह से नोट्स 2 में देखेंगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप का होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप का होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर है, इसको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, ये तो 1, 2, 3, 4, ये तो y का मान है, ये हो गया y का मान 4। लेकिन ध्यान रखना है कि y का मान पहले ना होकर वो दूसरे बार में लिखा जाता है।
इसका मतलब उसके पहले होगा कुछ, जैसे पीछे लिखवाए थे निर्देशांक बराबर x, y, यानी कि पहले x का मान लिखना है, उसके बाद में ही y का मान लिखना है। तो y का मान 1 2 3 4 तो लिख लिए, लेकिन x का मान कहाँ लिखे हैं? तो x का मान जब देखेंगे तो ये x का मान ये 0 पर ही आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0,4। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप का होता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से भी बनाता है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसमें y का मान क्या होगा? तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे यहाँ पर बताए थे कि 3, अगर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है जी, कोई है मान लीजिए Q है, यहाँ पर y का मान कितना होगा? 0 होगा। ध्यान से देखिए कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक x, 0 के रूप का होगा, अर्थात अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसमें y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा। उसी तरह से अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसमें ऑब्जेक्टिव हमेशा देता है, ध्यान रखना, इसीलिए बता रहे हैं बार बार। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक 0, y के रूप का होता है, अर्थात जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसमें x का जो मान होगा वो 0 होगा। देखिए ध्यान से, x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर कितना है? 0। y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर है, x का ना मान है, यानी कि x बराबर है 0, हाई y का मान है। x पर है तो y का मान 0 और y पर है तो x का मान 0। सिंपल सा तरीका है, तो इसको याद कर लेना एकदम कंफर्म। तो चलिए इस चैप्टर में आने वाले कुछ सूत्र को देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को दूरी सूत्र भी कहा जाता है, दूरी सूत्र स्क्वायर। दूसरा सूत्र देख लेते हैं, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, कोई एक बिंदु दिया गया है और उसके मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब ध्यान रखना है कि मूल बिंदु मूल बिंदु जो होता है वहाँ पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है, यानी कि 0,0 उसका निर्देशांक है। इसके लिए सूत्र हो जाता है x² + y²। अब कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक हो गया x, y मान लेते हैं और दूसरा का हो गया 0,0, और जब इसके बीच के दूरी निकालेंगे है दूरी सूत्र से तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - x का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे रूट में। अगर दो गो बिंदु में से एक बिंदु x, y है और दूसरा का 0 है, क्योंकि कह दिया गया है कि किसी बिंदु, तो किसी बिंदु मान लिया कहीं वाला है और मूल बिंदु मतलब 0,0, और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ध्यान रखना है कि इसको x1 है, इसको y1 कहा जाता है, इसको x2 है, इसको y2 कहा जाता है। इस सूत्र पर बैठा लेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 के जगह पर 0 - x1 के जगह पर x है, और ये y2 की जगह पर 0 और y1 का मान y है। तो यहाँ पर हो जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस x का स्क्वायर करेंगे x², माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर करेंगे y², यानी कि ये हमारा सूत्र आ जाएगा इसी सूत्र से बनकर। कहने का मतलब क्या है कि जब मूल बिंदु 0 ले लेंगे तो यही सूत्र प्राप्त होता है। किसी भी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो यह सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि दूरी निकालने के लिए यही दो सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यह वाला सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सूत्र हमारा हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक को ऐसा लगभग से सूचित किया जाता है। ये हो जाएगा x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। ये हमारा सूत्र हो गया। दो गो बिंदु को दे दिया, जैसे मान लीजिए ये बिंदु हो गया x1, y1 और यहाँ पर हो गया x2, y2।
अब हम इस सूत्र का तबे प्रयोग करेंगे जब कोई पता चल जाए कि बिंदु एकदम मध्य में स्थित है। मध्य कहने का मतलब एकदम दोनों देने से बीचों बीच खड़ा है। जैसे इधर से भी और इधर से दोनों देने ये बराबर अगर दूरी पर ये P है, इसमें हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाकर इस सूत्र इस P का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कौन सूत्र से? x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक हमारा सूत्र हो गया। और एक और सूत्र है, ध्यान रखना है कि ये मध्य बिंदु रहेगा तब, जब बिंदु एकदम बीचों बीच रहेगा तब इस सूत्र का प्रयोग होगा। एक हमारा सूत्र हो जाएगा दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। इसमें कहा गया है कि दो बिंदुओं को, जैसे मान लीजिए कि दो को बिंदु हो गया यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका बी, दो को बिंदु हो गया और एक बिंदु इन रेखा पर ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे बिंदु है और ये बिंदु m1 अनुपात m2 में है। यहाँ पर बीचों बीच कर दिया गया था कि बीचों बीच है तो इस सूत्र प्रयोग कर लेगी, लेकिन अनुपात दे दिया रहेगा। दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। दो को बिंदु हो गया और इन दोनों बिंदुओं को एक ऐसा बिंदु रहेगा जो m1 अनुपात m2 में, कहने का मतलब कि आधा रेखाखंड इधर है कि आधा इधर है, कि कितना भाग में इधर है। जैसे 3 अनुपात मान लीजिए 2 यहाँ पर है, 3 अनुपात 2 है मान लीजिए, सपोज दैट। इसका मतलब कि इस रेखाखंड का 3 भाग इधर और इस रेखाखंड का 2 भाग इधर है। तो ऐसा अनुपात पता चल जाता है, तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कौमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। इस सूत्र का नाम विभाजन सूत्र भी है, विभाजन सूत्र। तो ऑब्जेक्टिव दे देगा कि निम्न में से कौन सा विभाजन सूत्र है, तो जहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है उसको टिक कर लेंगे। दूरी सूत्र पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन पे टिक कर लेना है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। ये तबे प्रयोग करेंगे इस सूत्र का जब अनुपात दिया हो। अगर बीच में कह दिया गया हो तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज में 3 गो बिंदु होता है, यानी कि 3 शीर्ष होते हैं, जैसे यहाँ पर A B C। तो A का मान कुछ दे दिया गया है निर्देशांक के रूप में, मतलब 3,4 4,5 ऐसे कुछ दे दिया गया है। उसी तरह से B और C का भी मान दे दिया गया है। तो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। x1 को लेंगे तो y2 y3 अपने में घटा देंगे, x2 को लेंगे तो y3 में से y1 को घटा लेंगे और x3 को लेंगे तो y1 में से y2 को घटा लेंगे। ये हमारा त्रिभुज का सूत्र हो गया। अब इसमें एक और सूत्र देख लेते हैं। 3 बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर कोई भी 3 गो बिंदु संरेखी है, संरेखी कहने का मतलब एकदम एक ही रेखा पर, सीधा रेखा में, जैसे यहाँ पर हो गया, ये हो गया A B C, तीनों बिंदु संरेखी है क्योंकि एकदम एक रेखा पर है। जैसे अगर यही बिंदु इस तरह से होता है, वो ये यहाँ पर होता है, B यहाँ पर हो गया, C यहाँ पर हो गया, तो ये संरेखी नहीं है क्योंकि ये एक रेखा पर नहीं है। तो जब कोई भी बिंदु 3 गो हो, अगर वो संरेखी है
इसका मतलब उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि संरेखी होगा तो ये रेखा इस तरह से आ गया, जबकि त्रिभुज ऐसे बनता है तो इसे कहाँ इसमें क्षेत्रफल घेर पाएगा। तो जब भी कोई 3 गो बिंदु संरेखी होता है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसी से संबंधित एक और नियम है, तीनों बिंदु संरेखी होंगे, तीनों बिंदु संरेखी होंगे यदि हो, 3 गो बिंदु दे दिया गया है तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे यदि हो, क्या हो? तो AB प्लस BC बराबर AC। इस आकृति में जब AB प्लस BC यानी कि AB 4 है, BC 5 है, तो 4 है 5 जोड़ लेंगे तो 9, और AC पूरा 9 है, तो AB और BC को जोड़ने के बराबर अगर AC का मान आ जाता है तो ये रेखाएं जो होंगे वो संरेखी होंगे, मतलब कि तीनों एक ही रेखा में होंगे। AB प्लस BC AC के बराबर आ जाएगा, तो ये रेखाएं संरेखी होंगे। तो चलिए कुछ ज्योमेट्री से संबंधित अब नियमों को देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज के लिए नियम क्या है, चतुर्भुज के लिए नियम क्या है। त्रिभुज में देखेंगे पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, जो कि इस चैप्टर में आता है, केवल उसी के बारे में बताएंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या होना चाहिए, जैसे एक त्रिभुज यहाँ पर दिया, लिख लिए हैं, इसका नाम ABC डाल दिए हैं। समबाहु त्रिभुज में होना चाहिए तीनों भुजाएं बराबर, AB BC CA या चाहे AC। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AB का मान, BC का मान और AC का मान निकाल लेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाता है तो वो कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 गो भुजा बराबर आ जाएगा, कोई भी 2 गो भुजा बराबर आ जाएगा तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब क्या है कि AB बराबर BC आ जाए, AB के बराबर BC आ जाए, या BC के बराबर AC आ जाए, BC के बराबर AC आ जाए, या AB के बराबर AC आ जाए। केवल इतना समझिए कि कोई 2 गो भुजा बराबर हो जाना चाहिए। जैसे AB के बराबर हाई हो सकता है, AB के बराबर हाई हो सकता है AC, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। अब BC के बराबर हो सकता है कि AC हो जाए। जब 3 गो बराबर तो समबाहु, 2 गो बराबर तो समद्विबाहु। ये दूरी सूत्र से निकालना है AB और AC। कैसे निकलेगा आगे ऑब्जेक्टिव में बताएंगे, तो आप पहले नंबर थ्योरी देख लीजिए। और ये सब पूछता है परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। विषमबाहु समझ लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में क्या होगा कि तीनों बराबर नहीं होगा, AB इज नॉट इक्वल टू BC, और ये बराबर नहीं है AC के, यानी कि AB BC AC बराबर नहीं है, तो इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में पहला नंबर देखते हैं वर्ग में ये हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD। यानी कि कोई भी चतुर्भुज वर्ग तब होगा जब AB BC के बराबर BC, CD के बराबर CD, DA के बराबर तथा अंदर के विकर्ण यानी कि AC BD के बराबर आ जाए। ऐसा कहीं आ जाता है यानी कि चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, तो कहेंगे कि वो आकृति वर्ग है। उसी तरह से आयत में देखिए, आयत में क्या होगा कि आमने सामने के बराबर होगा, यानी कि AB के बराबर CD या DC, उसी तरह से BC के बराबर AD या DA, या AD के बराबर BC। अगर इस AB के बराबर CD आ जाता है या DC आ जाता है, CD कहिए या DC कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। AB के बराबर DC आ जाता है और AD के बराबर BC आ जाता है, ये भुजाएं हो गए, तथा AC के बराबर BD आ जाता है। तो ऐसा जब आकृति में जिसमें भी आएगा वो कहलाएगा आयत। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर यानी कि ऊपर वाले के नीचे, इधर वाले को उधर, तथा विकर्ण भी बराबर, तो वैसे आकृति को कहते हैं आयत। अब देखिए समचतुर्भुज में,
समचतुर्भुज में क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होगा, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, लेकिन इसके विकर्ण नहीं बराबर होंगे। अगर कहीं ऐसा आकृति आ जाता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर आ जाए लेकिन उसके अंदर का मान यानी कि विकर्ण बराबर न हो तो उसे कहेंगे कि वो समचतुर्भुज है। ये सभी ABBC जो निकाल रहे हैं वो दूरी सूत्र का प्रयोग से निकलेगा। और ये वर्ग और इस समचतुर्भुज में खाली इसमें अंतर क्या है कि इसका विकर्ण वर्ग का बराबर होता है, समचतुर्भुज का बराबर नहीं होता है। चौथा नंबर में देख लिए, चौथा नंबर में अगर मान लीजिए कि ये इसके बराबर है और ये कहलाता है हमारा समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज, समांतर या समानांतर एक ही है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि AB DC के बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा, AB DC के बराबर, AD BC के बराबर, लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि AC BD के बराबर नहीं है। तो ऐसा आता है तो उसे कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज है। ये जो है आयत से एकदम मिलता जुलता है, केवल परिवर्तन क्या है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए कि इन चारों प्रतिबंधों में से कोई प्रतिबंध बना रहे प्रश्न और चारों में से कोई नहीं आ रहा है, ना ही कि ये वर्ग हो रहा है, ना ही आयत है, ना ही समचतुर्भुज, ना ही समांतर चतुर्भुज, तो वहाँ पर लिख लेना है कि वो चतुर्भुज नहीं है। अगर कोई प्रश्न में ऐसा भी मान आए जो कि इन चारों प्रतिबंधों में से कोई भी न मिलता हो, वो क्या होगा, वो चतुर्भुज नहीं होगा। इस ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार वो चतुर्भुज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी का मान निकाल रहे हैं, चारों भुजा बराबर अइबे नहीं किया, तो चारों भुजा इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें तो कम से कम 2 को बराबर ना हो, और जब चारों नहीं बराबर आ गया तो वो चतुर्भुज नहीं होगा। इस चैप्टर में इतना ही सूत्र है। तो चलिए इस चैप्टर में आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग दिया गया है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहला हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, दूरी बराबर पीछे लिखवाए हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र लिखवाए हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है x1 कहलाता है, y1 ये x2 y2, x2 - x1 होता है सूत्र में, तो x2 का जवाब हो गया -1, माइनस एक होता है सूत्र में, अब फिर एक और माइनस आ गया, तो जब 2 को माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस में गुणा करने पे प्लस होता है, इसका होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, तो x2 - x1, तो x2 सूत्र में हमारा x2 के जगह -1 हो गया, x2 माइनस यहाँ पर होता है, लेकिन फिर x1 के जगह पर एक और माइनस आ गया, जब 2 को माइनस आ जाएगा तो माइनस में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस। जब 2 माइनस आया तब यहाँ पर प्लस कर लिए हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा प्लस सूत्र में होता है, y2 - y1, तो y2 के जगह पर 3 हो गया, माइनस y1 के जगह पर 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ये सूत्र में माइनस है इसीलिए माइनस यहाँ पर लिखे हैं, अगर यहाँ पे एक और माइनस होता तो ये माइनस प्लस बन जाता। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगा, बचेगा 4 का होल स्क्वायर, इधर एक प्लस में इधर माइनस में तो ये भी घट जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 4 का 16 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4√2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब 32 का कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर इसे कटा लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो जब इसे कटाएंगे तो इसमें 5 2 आ गया, तो 5 में से 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 बाहर निकल जाता है और 1 रह जाएगा अंदर में, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और अंदर में 1 रह गया 2, ये हो गया हमारा 4√2 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, दिया है मूल बिंदु से 4, -3 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र एकदम सिंपल सा है, x² प्लस y²। इसीलिए जो सूत्र बताया है उसको पहले नंबर एकदम याद कर लेना है, आप लोगों को एकदम कंफर्म उसको याद कर लेना है। मूल बिंदु से दूरी जब कहेगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान 4 है, वाई का मान -3 है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 16 9 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखेंगे तो दिया गया है बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र वाला, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको x1 मान लेंगे पूरा के, y1 x2 y2। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पर 0 माइनस x1 के जगह पर a cos थीटा, और सूत्र होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर हो गया a sin थीटा माइनस y1 के जगह पर हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर। यहाँ पर आगे हल करेंगे तो 0 में से माइनस a sin थीटा को घटाएंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बच जाएगा a cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह से a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा, मतलब a sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, और साइन का थीटा स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से दोनों में देखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो गया, दोनों में देखेंगे तो a स्क्वायर क्या है, कॉमन है। अंदर में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अंदर में हो गया हमारा a स्क्वायर गुणे, अब एक सूत्र पढ़ने के लिए मिलेगा 8 चैप्टर में, यानी कि त्रिकोणमिति में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, या 1 को इसमें a स्क्वायर में गुणा कर लेंगे तो ये रूट में a स्क्वायर ही रह जाएगा। अब a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो जब 2 है तो उसका मान 1 निकल जाएगा, यानी कि a स्क्वायर पावर 2 है तो उसमें 1 वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया a, इसका हो गया आंसर, क्योंकि वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है प्रश्न नंबर 4 में k के किस मान के लिए बिंदु 8,1 k, -4 और 2, -5 संरेखी हैं। तो कह दिया गया है कि ये जो तीनों बिंदु हैं संरेखी हैं। तो संरेखी है इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी संरेखी का बात करें तो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है, और k का मान निकालना है तो यही वाला सूत्र का प्रयोग कर लेना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और ये बराबर हो गया 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसमें कह दिया गया है कि संरेखी है। अब यहाँ पर मान को बैठा लेते हैं 1/2, x1 का मान देखेंगे यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान हो गया 8, y2 का मान -4, y3 का मान -5, और एक सूत्र में माइनस आ गया, एक और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखिए ध्यान से, y2 के मान -4 यहाँ से लिख लिए, एक सूत्र में माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस दे दिया गया है माइनस, एक y3 का भी मान माइनस में, तो जब 2 को माइनस आएगा तो माइनस माइनस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। x2 का मान देखेंगे तो k है, k लिख लेते हैं। y3 का मान देख लेंगे -5 है, और y1 का मान हमारा है 1, प्लस x3 का मान 2 हो गया। y1 का मान देख लेंगे तो हमारा आया है 1, और y2 का मान है 4, लेकिन माइनस में 4 है तो इसीलिए माइनस माइनस यहाँ पे कर लेंगे प्लस। y2 का मान जो है माइनस में 4 है, एक सूत्र में भी माइनस होता है तो y माइनस हुआ y माइनस हुआ तो बीच में आ जाएगा प्लस। इसको हल कर लेंगे या इस 2 से इसमें गुणा करके 0 भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये हो गया 8,
एक प्लस में एक माइनस में तो घट के बच जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 5 या 1 6, 5 1 6 क्योंकि दोनों माइनस में है, तो उस -6 से के में गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -6 के प्लस। अब भाई 4 1 5 या 5 में 2 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 10 बराबर 0। ध्यान से देखिए, इसमें क्या किए हैं कि घटा लिए हैं, तो -4 और 5 हो गया है एगो प्लस में, तो घटेगा 5 में से 4 तो बचेगा 1, और 1 में इस 8 में गुणा करेंगे तो 1 में 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। उसी तरह से 5 या 1 6 क्योंकि दोनों माइनस में, इसके के साथ गुणा करेंगे तो -6 के, 4 1 5 या 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10। ये हो गया 1/2, दोनों वाले यानी कि जो संख्या वहाँ है उसको जोड़ लेते हैं, 8 और 10 हो जाएगा 18 -6 के बराबर 0। इसमें क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों 2 कॉमन लेते हैं? क्योंकि ये कट जाएगा इस 2 के साथ में, 2 कॉमन ले लेते हैं इस मान में से, तो ये 18 है तो बढ़ जाएगा 9, ये हो जाएगा 3k बराबर 0। 2 से 2 कट गया, इधर 9 को इधर छोड़ देते हैं, 3k बराबर की इस पर माइनस में है तो उसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा 3k। 3 से कटा लेंगे इस 9 को तो 3 3 9, यानी कि k का मान हो गया 3। k का मान कितना आ गया 3। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, जिसमें कि k का मान 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। दिया गया है बिंदुओं a -2,8 और b -6,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र लिखवाए हैं कि x1 + x2/2, तो x1 के जगह पर -2 और प्लस x2, तो x2 के जगह पर है -6/2, y1 के जगह पर 8 और y2 के जगह पर 4/2। ध्यान से देख लीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, दोनों के जोड़ के बटा में 2, यानी कि -2 और -6/2, 8 -4/2। अब ध्यान रखना है कि -2 आप प्लस सूत्र में होता है, लेकिन यहाँ पर -6 आया है तो इसीलिए प्लस और माइनस करके यहाँ पर माइनस लिख दिए। जैसे इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाए हैं, तो दोनों के जोड़ के x वाला जोड़ के बट्टा में, y वाला जोड़ के बट्टा में, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8/2, ये घट जाएगा तो बचेगा 4/2, ये 2 चौका 8, ये 2 दूना का 4, यानी कि -4,2। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, -4,2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसके लिए बी ऑप्शन सही है। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को डेली देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताते रहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।